जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था में दोस्तों हम अभी देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक के जो आर्टिकल में है क्या क्या दिया गया है, इनकी हम बात करने वाले हैं। आर्टिकल 1 से लेकर 35 तक के आर्टिकल दोस्तों हम याद करेंगे आज कि उनमें कौन कौन सी प्रमुख बात कही गई है और इसमें कौन कौन से भाग आ जाएंगे, तो इसकी भी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करने वाले हैं हम। भारतीय राज्य व्यवस्था और राज्य व्यवस्था दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों ये भारत का संविधान, इसमें अगर देखा जाए तो कितने भाग और कितने अनुच्छेद दिए गए। तो दोस्तों अगर मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान से मतलब है दोस्तों जब संविधान को जब प्रारंभ किया गया था, कब, जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 की अगर बात करें तो जब कितने, तो इसमें अगर देखा जाए तो उस समय की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 22 भाग हुआ करते हैं दोस्तों, 22 भाग। और आर्टिकल या अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हुआ करते हैं दोस्तों 395। और एक अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची हुआ करती थी दोस्तों, कुल अनुसूची थी 8। तो हमें याद रखना है मूल संविधान की अगर बात करें तो भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8। अब दोस्तों अगर वर्तमान कंडीशन की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अभी इसकी क्या स्थिति है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भाग है अभी 25 भाग है। अगर बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों 25 भाग। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद आ जाएंगे 395 से दोस्तों बढ़कर ये हो गए लगभग 465 प्लस हो गए। तो ये याद रखना है दोस्तों 465 प्लस हो गए। और अनुसूची की अगर बात की जाए तो अनुसूची हो गई है दोस्तों अभी कुल 12 अनुसूची हो चुकी है। तो इस प्रकार से दोस्तों अभी भारतीय राज्य व्यवस्था जो भारत का जो संविधान है, इसमें देखा जाए मूल संविधान में 22 भाग है और अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 है। भाग 25 हो गए अभी वर्तमान में, 465 प्लस हो चुकी है अनुच्छेद, और अनुसूची 12 हो गई है दोस्तों। हम जो है हम कुल लगभग 250 आर्टिकल को दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। 250 आर्टिकल दोस्तों कंप्लीट किए जाएंगे। जो भी मुख्य आर्टिकल है उसमें 250 आर्टिकल को दोस्तों याद करवाया जाएगा। तो अभी आज जो हम दोस्तों 1 से लेकर 35 तक के आर्टिकल याद करने वाले हैं कि कौन कौन से आ जाएंगे। 1 से लेकर 35 तक के आर्टिकल में कौन कौन से प्रमुख बात कही गई है, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों हम। तो आज हम देखने वाले 1 से 35 तक के अनुच्छेदों को हम याद करेंगे। अब हम 1 से 35 तक के अनुच्छेद पढ़ने के लिए दोस्तों इनमें हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम देखेंगे 1 से 35 तक देखना है दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 1 से 35 तक के अनुच्छेद देखना है। तो इसमें हम देखेंगे भाग 1 के आर्टिकलों की बात करेंगे। भाग 1 के बाद हम बात करने वाले हैं भाग 2 के आर्टिकलों की बात करेंगे। और भाग 2 के बाद में भाग 3 के आर्टिकलों की बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के आर्टिकलों की बात करेंगे। और इनके शीर्षक भी आपको याद रखना है दोस्तों। भाग 1 का शीर्षक हो जाएगा, भाग 1 का शीर्षक रहेगा भारत एवं राज्यों का संघ। याद रखना है भारत एवं राज्यों का संघ, भारत एवं राज्यों का संघ। तो ये हो जाएगा। 2 की अगर बात करेंगे तो भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है, भाग 2 में नागरिकता आ जाएगा। और भाग 3 में दोस्तों मूल अधिकार की बात कही गई, तो मूल अधिकार आ जाएंगे, मूल अधिकार। तो इस प्रकार से रहेगा। अब भाग 1 में कौन कौन से आर्टिकल है, कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर 4 तक आ जाएंगे। भाग 1 की अगर बात करें तो 1 से लेकर 4 तक, और 5 से लेकर 11 तक आ जाएंगे, 5 से लेकर 11 तक भाग 2। और भाग 3 की अगर बात करी जाए तो 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। 1 से लेकर 4 तक आ जाएंगे, 5 से लेकर 11 तक और 12 से लेकर 35 तक हो जाएंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार से हम 1 से लेकर कुल 35 आर्टिकल दोस्तों, 1 से 35 तक के आर्टिकल हमें याद होना चाहिए। और हम कुल अगर बात की जाए तो कुल 250 आर्टिकल याद करने वाले हैं। इतने आर्टिकल दोस्तों याद होना चाहिए। तो अभी हम आज बात करने वाले हैं 1 से लेकर 35 तक कि 1 से 35 तक में कौन कौन सी प्रमुख बात करी गई है, तो इसकी बात करेंगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इनके शीर्षक और कहां से कहां तक आर्टिकल दिए गए वो याद रखना है आपको। अब हम आगे देखेंगे भाग 1 में कौन क्या दिया गया। 1 से लेकर 35 तक में भाग 1 की बात करेंगे, फिर 2 की और 3 की। तो हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तों भाग 1 की अगर बात की जाए तो भाग 1 में दोस्तों हमारा ये हो जाएगा भाग 1। और भाग 1 में क्या दिया गया, भाग 1 हो जाएगा। और भाग 1 में अगर देखा जाए तो भाग 1 में है
कुल कितने आर्टिकल दिए गए दोस्तों? 4 आर्टिकल दिए गए। भाग 1 की अगर बात की गई तो भाग 1 में 1, 2, 3 और 4, कुल कितने? 4 अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, 4। अब इनमें क्या क्या कहा गया है तो ये देखेंगे। तो 1 में क्या कहा गया है दोस्तों? भाग 1 की अनुच्छेद 1 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ये लिखा गया है भारत, भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। दोस्तों भारत के संविधान में जो है 2 नाम दिए गए भारत के, एक तो भारत है और दूसरा नाम इंडिया दिया गया है। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ये कहा गया है इसमें राज्यों का संघ है। तो ये याद रखना है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में कहा गया। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया है दोस्तों? आर्टिकल 2 की अगर बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश से मतलब है दोस्तों कि अगर कोई दूसरा देश हमारे राज्यों में अगर मिलना चाहता है तो नए राज्यों का प्रवेश, उनके संबंध में जो भी प्रावधान है उसकी बात की गई है, नए राज्यों का प्रवेश। उसके बाद दोस्तों तीसरा अनुच्छेद 3 क्या कहा गया? अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, अनुच्छेद 3 पहले से गठित राज्य, पहले से गठित राज्य, अगर पहले से जो गठित राज्य है अगर उनमें दोस्तों पहले से जो अगर राज्य कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मध्य प्रदेश है, तो ये पहले से बना हुआ एक राज्य है। अगर इसमें दोस्तों इसके नाम में परिवर्तन करना है, इसकी सीमा या इसका कोई क्षेत्र अगर बदलना है तो इससे जो प्रावधान किसमें दिए गए, इन सब बातों के प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 3 में। तो पहले से गठित राज्यों के नाम, क्षेत्र व सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है, में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान, तो से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें क्या हो गया? पहले से गठित राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं उसकी बात की गई। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों हम आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से जो एक अलग राज्य बना है, क्या बना था? 2014 में तेलंगाना बनाया गया था। तो तेलंगाना बनाया गया था, ये कौन से आर्टिकल के तहत बना है? आर्टिकल 3 के तहत बनाया गया था तेलंगाना। तो ये हमें याद रखना है। और नए राज्यों का प्रवेश से मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो अगर कोई दूसरे देश, जो विदेशी देश जो हमारे राज्य भारत में आकर मिलना चाहते हैं तो उनसे संबंधित जो प्रावधान रहेंगे वो अनुच्छेद 2 में रहेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 4 की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाएगा, अनुच्छेद 4 में आ जाएगी 2 और 3 में जो भी संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी संशोधन किया गया है वो 368 अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 में जो भी संशोधन हो रहे हैं वो जो है संविधान संशोधन, ये भाग 20 368, ये संविधान संशोधन का आर्टिकल है 368। संविधान में जो भी संशोधन करना है उसके जो प्रावधान इसमें दिए गए दोस्तों 368। तो वो तो आर्टिकल 4 का क्या कहना हो रहा है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी संशोधन किया गया है वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। और 368 क्या है दोस्तों? ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है इसमें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और ये भाग 20 में है, भाग 20। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। तो ये भाग 1 में कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3 और 4 याद रखना है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। नए राज्यों का प्रवेश, पहले से गठित राज्यों में अगर कोई सुधार करना है, क्षेत्र में, सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो ये हो जाएगा नाम, क्षेत्र और सीमा। अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी संशोधन, इनमें जो भी बदलाव किया जाएगा दोस्तों एक साधारण संशोधन के तहत किया जाएगा, 368 के तहत नहीं माना जाएगा। अब उसके बाद हम बात करने वाले भाग 1 के बाद में हम बात करेंगे भाग 2। और भाग 2 काय से संबंधित है दोस्तों? भाग 2 संबंधित है नागरिकता की बात करेंगे। नागरिकता भाग 2 में है नागरिकता। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे?
इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आएंगे हमारे 5 से लेकर 11 तक है। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं अनुच्छेद 5 की बात करेंगे। अनुच्छेद 5 के बाद में अनुच्छेद 6 की बात करेंगे। इसके बाद में अनुच्छेद 7 के बाद में हम बात करने वाले हैं 8 की बात करेंगे। 8 के बाद में हमें 9 और 9 के बाद में 10 के बाद में आ जाएगा अनुच्छेद 11 की बात करने वाले हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 5 से लेकर 11 तक देखेंगे कि इनमें क्या कौन कौन सी बातें कही गई। तो अनुच्छेद 5 की अगर बात की जाए तो नागरिकता है, ये भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात कही गई। जब संविधान लागू हुआ था उस समय से जो भी नागरिकता है उसकी बात की गई। तो संविधान के प्रारंभ से नागरिकता हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ से इसमें नागरिकता दी गई है, अनुच्छेद 5 में ये कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 6 में ये कहा गया है कि जब हमारा दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था तो इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान से जो भारत आ रहा है, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता की बात कही गई है। पाकिस्तान से जो भारत आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता के जो प्रावधान वो दिए गए हैं। उसके बाद में पाकिस्तान से भारत हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 7 में ये कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के संबंध में दोस्तों संबंध में नागरिकता। तो यहाँ पर दोस्तों जो है पाकिस्तान से भारत आ रहा है और यहाँ भारत से पाकिस्तान जाते हैं दोस्तों। और फिर क्या है, फिर दोस्तों फिर भारत आते हैं तो उन संबंध में नागरिकता की बात कही गई है। अब अनुच्छेद 8 में ये क्या कहा गया? अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि भारतीय मूल के लोगों के संबंध में नागरिकता। भारतीय मूल के लोगों के संबंध में नागरिकता। दोस्तों भारतीय मूल की बात करें तो भारतीय एनआरआई की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय मूल दोस्तों उनका जो मूल जन्म स्थान तो दोस्तों क्या रहा है? भारत रहा है, परंतु ये कहा विदेशों में जाकर रह रहे हैं। तो इन लोगों के बारे में नागरिकता की बात की गई है, भारतीय मूल के लोग एनआरआई के बारे में। अब उसके बाद में अनुच्छेद 9 दोस्तों। अनुच्छेद 9 की अगर बात की जाए तो 9 का मतलब 9 से निलंबन याद रखना है दोस्तों। नागरिकता का निलंबन से दोस्तों की यहाँ पर दोस्तों किन किन लोगों की नागरिकता रद्द की जा सकती है इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 10 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 10 में दोस्तों है नागरिकता का बना रहना। नागरिकता का बना रहना ये बताया गया। और दोस्तों अनुच्छेद 11 की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट है कि अगर नागरिकता में कोई भी संशोधन करना है, इस पर कोई भी नया कानून बनाना है तो ये कौन बनाएगा? ये अधिकार दिया गया है, संसद को दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें याद रखना है भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, और नागरिकता के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। 5 में है संविधान के प्रारंभ से नागरिकता की बात कही गई है। और अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए। अनुच्छेद 7 में जो है भारत से पाकिस्तान जाने के लिए। अनुच्छेद 8 में जो है भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता। 8 के बाद अनुच्छेद आ जाएगा 9 में नागरिकता का निलंबन। 9 का याद रखना है दोस्तों, 9 से निलंबन मतलब रद्द करना। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बना रहना हो जाएगा। और अनुच्छेद 11 में दिया नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम 11 तक बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों मूल अधिकार भाग 3 की बात करेंगे। 12 से लेकर 35 तक कौन कौन से जो है प्रावधान दिए गए इनकी बात करेंगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर 11 तक हम देख चुके हैं, 12 से लेकर 35 तक। तो इस प्रकार से जो है 1 से लेकर 35 तक पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे दोस्तों, जो कि आपको याद करना है।
अब हम बात करेंगे दोस्तों भाग 3 की, और भाग 3 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भाग 3 के अंतर्गत क्या दिया गया है, हम यहाँ बात करने वाले हैं भाग 3 की। और भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार दोस्तों, और मूल अधिकार की अगर बात की गई है, और मूल अधिकार भारतीय संविधान में दोस्तों, मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में कुल 7 प्रकार के जो है मूल अधिकार दिए गए थे। वर्तमान की अगर बात करें, ये मूल संविधान है दोस्तों, याद रखना है, पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार दिए गए, तो 7 थे। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो है 6 प्रकार के दोस्तों बचे हैं। 7वां की अगर बात करें तो जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार ये दोस्तों हटा दिया गया है। ये कब हटाया गया था, तो संपत्ति का जो अधिकार है ये हटा दिया गया। और कब हटाया गया था, तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया है। इसको याद रखना है। अब इसको दोस्तों 300A में रखा गया है, जो कि एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये भी याद रखना है, विधिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार आपसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो ये एक विधिक अधिकार है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो भाग 3 में कौन कौन से दोस्तों 6 प्रकार के अधिकार दिए गए। तो सबसे पहला अधिकार हम यहाँ पर देख लेते हैं, इधर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 और दोस्तों 13 में क्या दिया गया है। 12 और 13 में कौन कौन से अधिकार दिए गए, हम इनकी बात करेंगे। 12 और 13, तो 12 की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य से मतलब दोस्तों यहाँ देश से, राष्ट्र, राज्य का जो संबंध है वो देश की बात कर रहा है, देश या राष्ट्र के लिए है दोस्तों। तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब 13 की अगर बात की जाए तो 12 में क्या किया गया है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 13 की अगर बात करें तो अन्य विधियों से मूल अधिकारों की रक्षा करना। तो यहाँ पर क्या कहा गया दोस्तों, पहला तो 12 में आ जाएगा, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। 12 की अगर बात करें तो 12 के बाद में दोस्तों अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि अन्य विधियों से मूल अधिकारों की रक्षा करना। अन्य विधियों से क्या करना है दोस्तों, मूल अधिकारों की रक्षा करना है। इसका मतलब ये हो रहा है दोस्तों कि ऐसा कोई कानून जिससे मूल अधिकारों का अगर हनन होता है, चाहे वो संविधान लागू होने के पहले बनाया गया कानून हो, चाहे वह संविधान लागू होने के बाद में बनाया गया कानून हो, ऐसा कोई भी कानून हो जिससे अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसे क्या कर सकते हैं, जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। तो आपको ये याद रखना है। अब 13 के बाद में दोस्तों यहाँ से जो चालू हो रहा है, हमारे कौन से अधिकार चालू हो जाएंगे यहाँ पे, मूल अधिकार। तो सबसे पहला 13 की अगर बात की जाए तो 13 के बाद में यहाँ पर जो आता है समानता का अधिकार आ जाएगा। समानता का अधिकार, और समानता के अधिकार में दोस्तों कुल कितने अनुच्छेद आ जाएंगे समानता के तहत दोस्तों, आ जाएंगे 15 के बाद में दोस्तों अनुच्छेद 15 हो जाएगा। उसके बाद में 16 हो जाएगा, 14 से आएगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 15 हो जाएगा। 15 के बाद 16 हो जाएगा। 16 के बाद में अनुच्छेद 17, और 17 के बाद में दोस्तों 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों समानता के अधिकार में हमें कितने याद रखना है, कुल दोस्तों 14 से लेके 18 5 अनुच्छेद याद रखना है। तो सबसे पहले 12 में जो राज्य शब्द परिभाषित किया गया है, और 13 की अगर बात करें तो अन्य विधियों से मूल अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों समानता का अधिकार। समानता के अधिकार 14, 15, 16, 17, 18, ये समानता के अधिकार। समानता के अधिकार के बाद में दोस्तों हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आ जाएंगे, तो 18 के बाद हमारा 19 आ जाएगा। 19 के बाद में 20 आ जाएगा। 20 के बाद में 21, 21 के बाद में दोस्तों 22 आ जाएगा। 22 आ जाएगा। तो आपको ये 22 तक याद रखना है। और 23, 24 दोस्तों शोषण के विरुद्ध आ जाएगा, अगला आ जाएगा। तो इसमें कुल 4 स्वतंत्रता के अधिकार में हमें कितने 4 अनुच्छेद को याद रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ समानता का अधिकार, और उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे मूल अधिकार हो जाएंगे। कुल कितने दिए गए दोस्तों, 6 अधिकार दिए गए। कौन कौन से दिए गए हम यहाँ देख लेते हैं। अभी वर्तमान की अगर बात करें तो कुल 6 है। तो सबसे पहले हमारा रहेगा समानता का अधिकार।
समानता, समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार के बाद में अगला जो रहेगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद में आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात की जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में आ जाएगा दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में आ जाएगा दोस्तों संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार हो जाएगा, शैक्षणिक अधिकार। संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार के बाद में दोस्तों एक था हमारा संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार जो दोस्तों रद्द कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार के बाद में आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए तो दोस्तों कुल अभी वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो कुल 6 मौलिक अधिकार है। याद रखना है, ये सबको याद होना चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शैक्षणिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम इस प्रकार से दोस्तों इनमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 तक है। तो देखते हैं यहाँ क्या क्या है दोस्तों, इनमें बातें कही गई है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर समानता का अधिकार। समानता के अधिकार की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि विधियों के समक्ष समता, विधियों के समक्ष, विधियों के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि विधि मतलब होता है कानून, कानून के समान दोस्तों सब बराबर है और सबके लिए जो कानून है समान, इसकी बात कही गई। अब अनुच्छेद 15 की अगर बात की जाए तो 15 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और निवास स्थान। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के जो दिए गए धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और निवास स्थान के आधार पर दोस्तों क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसकी बात कही गई है। तो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है दोस्तों, लोक नियोजन में समान अवसर, लोक नियोजन के समान अवसर की बात कही गई है। लोक नियोजन के समान अवसर की बात कही गई है। लोक नियोजन के समान अवसर के बाद में दोस्तों 17 की अगर बात करें तो 17 में छुआछूत का दोस्तों जो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या छुआछूत। तो ये हो जाएगा। इसका क्या करना है दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन भी आ जाएगा दोस्तों, ये भी लिख सकते हैं उन्मूलन। उन्मूलन मतलब दोस्तों अंत होता है, उन्मूलन। अब इसके बाद में दोस्तों 18 की अगर बात करें तो उपाधियों का अंत कहा गया है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। तो दोस्तों जो भी उपाधि दी गई है वो किसी भी नाम के आगे नहीं लगाया जा सकता। तो उपाधियों के बारे में इसमें बताया गया अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अब उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले 14 याद रखना है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और निवास स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के बाद में 16 लोक नियोजन के समान अवसर। 17 की अगर बात करें तो 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। तो ये हमें याद रखना है। 19, 20, 21 और 22 में क्या कहा गया है, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आते हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि स्वतंत्रता के अधिकार में जो है 19, 20, 21 और 22 आते हैं, 4 आर्टिकल आते हैं जिनमें क्या क्या बातें कही गई। तो सबसे पहले हमें याद रखना है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हमें यहाँ याद रखना है कि विचार एवं अभिव्यक्ति दोस्तों हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, हमारे विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है, यहाँ पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके बाद में दोस्तों इसी के अंतर्गत आपको याद रखना है प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस के द्वारा दोस्तों जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत ही दी गई है। उसके बाद 20 की अगर बात करें तो 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध, अपराधों के लिए दोष सिद्धि
अपराधों के लिए कुछ दोस्तों कुछ दशाओं में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार दिया गया है, दोष सिद्धि का अधिकार। तो इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 21 की अगर बात की जाए तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। उसके बाद में दोस्तों 22 की अगर बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा दोस्तों। और इसी के अंतर्गत जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे सोने का अधिकार, यात्रा करने का अधिकार, निजता का अधिकार। और दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे स्वतंत्रताएं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत दी गई है। शिक्षा का अधिकार, इस प्रकार से दोस्तों अभी अगर बात करें अभी यूपीएससी 2021 की अगर बात की जाए तो ये वाला दोस्तों अनुच्छेद आ चुका है यूपीएससी 2021, जो अभी वर्तमान में दोस्तों अभी 2 या 3 दिन पहले जो एग्जाम हुआ यूपीएससी 2021 में दोस्तों अनुच्छेद 21 डायरेक्ट पूछा गया था कि निजता का अधिकार, निजता दोस्तों इसी के अंतर्गत आता है। निजता मतलब प्राइवेसी की बात कही गई है, तो निजता का अधिकार, अपनी प्राइवेसी दोस्तों, अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार दिया गया है। निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2021 में, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में 22 की अगर बात की जाए तो 22 में ये दिया गया है। तो 22 की अगर बात की जाए तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो ये आपको 22 भी याद रखना है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण दिया गया दोस्तों। निवारक निरोध कानून जो इसी में बनाया गया है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। यहाँ 2 अधिकारों की बात की, एक तो समानता का अधिकार और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर हमने बात की 22 तक। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात की जाए तो ये 22 हो जाएगा और 22 के बाद में 23 आ जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर बात करें तो 23 और 24 आ जाएगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे, जो कि कहां से कहां तक आ जाएगा? 25 आ जाएगा इसके अंतर्गत, 26 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और 28 आ जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आ जाएगा हमारा। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारा 29 आ जाएगा और इसके अंतर्गत 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों तीन प्रकार के जो हमारे मूल अधिकार है उनकी बात करने वाले। पहला हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बाद में धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो सबसे पहले हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर लेते हैं दोस्तों की शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में क्या कहा गया दोस्तों? बेगार प्रथा की बात की गई है दोस्तों। और बेगार प्रथा, दास प्रथा, मानव तस्करी, मानव दुर्व्यवहार दोस्तों, इन सब बातों का क्या किया गया? इसमें विरोध किया गया। इन सब बातों के लिए दोस्तों बात कही गई है। बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार के बाद में दोस्तों मानव तस्करी पर रोक की बात कही गई। इसमें तो ये याद रखना है बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम आ जाएगा। तो बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यवहार, मानव तस्करी जैसे दोस्तों ये जितने भी है इन पर क्या है सब रोक लगाई गई है। और उसके बाद में 24 की अगर बात की जाए तो बाल श्रम की बात कही गई दोस्तों। बाल श्रम मतलब क्या हो जाएगा? 14 वर्ष से कम बच्चों से दोस्तों कारखाने में कार्य या बच्चों से कार्य नहीं करवाया जा सकता, ये बाल श्रम की बात की गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपको याद रखना है कि बेगार प्रथा, मानव तस्करी, मानव दुर्व्यवहार दोस्तों, इन सबसे बंधुआ मजदूरी पर दोस्तों जो रोक लगाने की बात कौन सा आर्टिकल के तहत की गई है? 23। 24 में बाल श्रम की बात की गई है। 25 की अगर बात की जाए तो यहाँ से हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के चालू हो जाते हैं दोस्तों। और 25 में आ जाएगा धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता दी गई है। धर्म परिवर्तन
धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। अब धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है दोस्तों, और अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है, धर्म परिवर्तन। 25 की अगर बात की जाए तो धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। 26 में अगर बात की जाए तो 26 में दोस्तों ये क्या कहा गया है, धार्मिक धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, प्रबंधन करने की। सबसे पहले क्या हो जाएगा, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता, धर्म अपने अपने धर्मों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 में क्या दी गई दोस्तों, जो धर्म प्रबंधन से जो धार्मिक संस्था है उस पर दोस्तों टैक्स के बारे में कहा गया है, धार्मिक टैक्स से जो प्रावधान दिए गए या कर से प्रावधान, धार्मिक कर से संबंधित धार्मिक कर या जो भी टैक्स है इनसे संबंधित जो भी दोस्तों प्रावधान दिए गए। और 28 में क्या कहा गया, 28 में क्या कहा गया है दोस्तों, धार्मिक अनुच्छेद 28 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है दोस्तों, किसी सरकारी शिक्षण संस्थानों में, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दोस्तों धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक सरकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान है दोस्तों वो अनुच्छेद 28 में बताया गया है कि कौन से दोस्तों सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किस तरह धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इन सब बातों का जो है प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 28 में है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है दोस्तों, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है, ये हमारा जो मूल अधिकार है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार है। और अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है और 30 में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात कही गई है, हितों के संरक्षण। तो अल्पसंख्यक की बात करें दोस्तों तो जो हमारे भारत में दोस्तों जिनकी बहुत कम संख्या पाई जाती है वो अल्पसंख्यक आ जाएगा दोस्तों। जैसे बात करें हिंदू, तो हिंदू क्या हो जाएंगे, हिंदू दोस्तों भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं हिंदू, तो ये क्या है, बहुसंख्यक है। तो और अल्पसंख्यक जो दोस्तों अन्य समुदाय जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की हमने बात की, तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। और अल्पसंख्यक में दोस्तों जैसे अगर बात करें कमजोर वर्ग की भी बात हो जाएगी दोस्तों, तो अल्पसंख्यक के बाद में हम बात कर लेते हैं अल्पसंख्यक हो जाएगा। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। और इसमें अगला आ जाएगा दोस्तों अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान की स्थापना की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों के लिए दोस्तों जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की गई। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें याद रखना है, सबसे पहला शोषण के विरुद्ध इसमें बेगार प्रथा, मानव दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी, इन सब बातों पर रोक लगाने की बात कही गई है। और बाल श्रम दोस्तों, बाल श्रम पर रोक लगाया गया है। उसके बाद 25 जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है दोस्तों, हमें किसी भी धर्म में जाने की स्वतंत्रता है। 26 की अगर बात करें तो धर्म प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। 27 में धार्मिक कर से संबंधित प्रावधान है। और दोस्तों 28 में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण की बात की गई और अल्पसंख्यक के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात कही गई है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, हमारा अगला जो अधिकार आ जाए 30वां की बात करेंगे, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमारा अगला अधिकार हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों इसके तहत अनुच्छेद आ जाता है 32, संवैधानिक मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित है दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसके बाद में हम 32 की अगर बात करें तो 32 में दोस्तों जो है 5 तरह की रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रीट की अगर बात की जाए तो 5 तरह की रीट जारी की जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दोस्तों हमारा आ जाएगा 5 तरह की रीट जारी की जाती है। तो सबसे पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद में परमादेश, परमादेश के बाद में दोस्तों आ जाएगा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक के बाद में दोस्तों आ जाएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध के बाद में दोस्तों अगला 5वां आ जाएगा अधिकार प्रक्षा।
तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत दोस्तों अनुच्छेद 32 है 5 तरह की रीट जारी की जाती है। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा, ये भी आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया है इसको, संविधान की आत्मा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों ये एक मूल अधिकार है और अनुच्छेद 32 के तहत है, जिसमें 5 तरह की रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेरक, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अब हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों, आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद आ जाएगा हमारा अनुच्छेद दोस्तों 33 और अनुच्छेद 35 आ जाएगा, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 34 के बाद में आ जाएगा 35। तो ये 3 अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 33 में ये कहा गया है दोस्तों सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस। दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो विशेष परिस्थितियों में सेना, पुलिस और इंटेलिजेंस के जो अधिकार है इनको सीमित किया जा सकता है। तो इनके जो अधिकार को क्या कहा जा सकता है दोस्तों, अधिकार सीमित कर सकते हैं, सीमित किया जा सकता है। अब उसके बाद अनुच्छेद 34 क्या बोलता है दोस्तों, मार्शल लॉ से संबंधित है ये, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर किसी क्षेत्र में अगर कोई सेना का कानून लागू हुआ है, अगर किसी क्षेत्र में क्या हो जाएगा, सेना का कानून लागू किया गया है किसी भी क्षेत्र में, तो वहां के जो नागरिकों के लिए दोस्तों उनके अधिकार को क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। मार्शल लॉ अगर लागू किया गया है तो उस क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार को क्या सीमित कर सकते हैं, सीमित किया जा सकता है। अब इसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 35 की अगर बात करें जाए तो मूल अधिकारों पर जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, मूल अधिकार पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास दिया है, संसद के पास दिया गया है। तो इस प्रकार से याद रखना है, अगर मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन या कोई भी नया कानून अगर बनाना है तो वो अधिकार किसके पास है दोस्तों, इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो सेना, पुलिस, इंटेलिजेंस के अधिकारों को सीमित कर रहा है दोस्तों अनुच्छेद 33। और अनुच्छेद 34 की अगर बात करें तो मार्शल लॉ, अगर किसी क्षेत्र में, जैसे दोस्तों अगर बात की जाए पूर्वी राज्यों में दोस्तों कभी भी सेना के कानून लागू हो जाते हैं तो वहां के जो नागरिक है उन नागरिकों के अधिकार को क्या है, सीमित कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अब इसमें अनुच्छेद 35 में क्या हो जाएगा, मूल अधिकारों पर अगर दोस्तों कानून बनाना है, मूल अधिकार पर अगर कोई भी कानून बनाना है, मूल अधिकारों से संबंधित कानून अगर बनाना है तो वो कौन से अधिकार के तहत बनेगा, अनुच्छेद 35 के तहत संसद के द्वारा बनाया जा सकता है। और संसद में दोस्तों 3 आते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। तो इनके द्वारा जब भी स्वीकृति मिलेगी तो कोई भी नया कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 1 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद को हमने देखा। दोस्तों आपको भी ये 1 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद याद करना है और हमारा जो टारगेट है दोस्तों 250 अनुच्छेद का है, 250 हमें कुल 250 आर्टिकल याद करना है, महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो हम अब आगे दोस्तों आगे जो हमारा अगला वीडियो रहेगा हम उसमें और दोस्तों 50 आर्टिकल की बात करेंगे, कौन कौन से 50 आर्टिकल और उनमें के जो कौन कौन से प्रावधान दिए गए। तो इस प्रकार से हमारा 1 से 35 तक के आर्टिकल हमने देखे दोस्तों। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। जय हिंद।